और समाज की बात जब आप करोगे तो यहां पे लगाओगे समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हो? तो सबसे समाज की छोटी इकाई को बोलते हैं हम लोग परिवार, और परिवार को ही हम लोग कहते हैं क्या? कुल। चाहे परिवार बोल लो चाहे कुल बोल लो, ये समाज की सबसे छोटी इकाई के नाम से जानी जाती है। और इस परिवार और कुल का मुखिया कौन कहलाता है? चाहे पिता कह लो चाहे कुलप कह लो। बच्चे, इस परिवार और समाज का जो मुखिया होता है उसको चाहे पिता कह लो चाहे कुलप कह लो, बात बराबर है। क्लियर है? अच्छे से आप याद कर सकते हो। समाज की सबसे छोटी इकाई उसमें परिवार या कुल थी, और जिसके मुखिया पिता या कुलप हुआ करते थे। ठीक है, अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, जो एक प्रकार से समाज को प्रशासनिक इकाई के आधार पर जब बांटा गया था, समाज को प्रशासनिक इकाई के आधार पर जब बांटा गया तो बच्चे कितने भागों में बांटा गया? तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, 5 भागों में बांटा गया। कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विस, कामा जन, कामा राष्ट्र। याद कर लेना। तो ये इन भागों में बटा था, मतलब समाज ये प्रशासनिक इकाई ये 5 थे। ठीक है, जिसमें एक प्रकार से कह सकते हो विस के मुखिया को विसपति और जन के मुखिया को राजन। यहां पे लिख भी लेना, जैसे परिवार के मुखिया को पिता, जन के मुखिया को राजन, विस के मुखिया को विसपति और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। ग्रामीणी कहते थे। तो ये थी आर्यों की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं। आर्यों की बात करें तो बच्चे आर्यों का मनोरंजन के साधन क्या थे? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कह सकते हो कि शिकार था, तो आप यहां पे कह सकते हो रथ दौड़, रथों को दौड़ाते थे, और संगीत। रथ दौड़ और संगीत बच्चे आर्यों का प्रमुख मनोरंजन हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता में, यहां देखो तुलना हम कर दे रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख देवता जो थे वो प्रजापति थे, लिख भी लेना। लेकिन यहां पे प्रिय देवता जो बन गए जिनका नाम था इंद्र। इंद्र को ही हम लोग कहते हैं पुरंदर। क्या बोलते हैं? पुरंदर। लेकिन यहीं पे बात कर लें कि सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप बता सकते हो प्रमुख देवता प्रजापति माने गए। प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई, सभा एवं समिति। क्लियर है? अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहां पे अब लगा लेना आर्यों में नदी। तो जब नदी की बात आ जाए तो बच्चे सबसे पहला आप लगा लोगे नाम सरस्वती। क्या लगाओगे? सरस्वती। तो सबसे प्यारा सा सवाल आता है, आर्यों की मतलब ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सबसे पवित्र नदी का नाम बच्चे याद कर लेना, उसको हम लोग कहते थे सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती। अब बात आती है कि वेदों के अनुसार सबसे पवित्र नदी एक प्रकार से आपको याद कर लेना है सरस्वती है। लेकिन यहां पे याद कर लेना बच्चे 3 नदियां और बताऊंगा, एक गंगा, एक यमुना, और एक गंगा हो गई, यमुना हो गई, एक हो गई सिंधु। फिर पेपर में प्रश्न आएगा कि सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन सी है वेदों के अनुसार? तो बच्चे आप बता सकते हो सरस्वती। फिर आपसे कहा जाएगा कौन सी नदी है जिसका सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया वेदों में? तो आप यहां पे लिख सकते हो सर्वाधिक बार उल्लेख। सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का? तो सिंधु नदी का। फिर तुमसे कहा जाएगा यमुना का कितनी बार उल्लेख किया गया? 3 बार। फिर तुमसे कहा जाएगा गंगा का कितनी बार किया गया? 1 बार। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, सिंधु का सबसे ज्यादा बार, और सबसे पवित्र नदी यहां पे मानी गई सरस्वती। क्लियर हो गई बात? आप आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बच्चे यहीं पे बात कर लेते हैं आर्यों की राजनैतिक संस्था। राजनैतिक संस्था। तो जो आर्यों की राजनैतिक संस्था की जब बात आ जाए, जब राजनैतिक संस्था की बात आ जाए आर्यों की, तो 4 थी, सभा, समिति, विदत, गण। सभा कामा समिति कामा विदत कामा गण। ये भी पेपर में अच्छे से पूछी जाती है। अब एक पेपर में प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन
राजनीतिक संस्था आर्यों की कौन सी थी इनमें चारों में? तो आपसे कह सकते हो सर्वप्राचीन, सबसे पुरानी जो संस्था थी राजनीतिक आर्यों की, उसका नाम था विदत। क्या नाम था? विदत। क्लियर है? हाँ। अब बहुत अच्छे से याद कर लेना, इन संस्था में मीटिंग जो होती थी, जब नॉर्मल आदमी मीटिंग होती थी, तो कौन सी संस्था होती थी? तो एक प्रकार से कह सकते हो आम लोगों की जो राजनीतिक संस्था थी, जनरल आदमी की। ठीक, जैसे हमारे जैसे लोग सभा में बच्चे जो श्रेष्ठ, मतलब जो एक बड़े महान एवं संभ्रांत, संभ्रांत मतलब जिनका नाम वाम है, ठीक है, उस तरह के लोगों की जो मीटिंग होती थी उसको कहते थे बच्चे कौन सी? सभा। राजनीतिक संस्था का नाम क्या है? सभा। इस प्रकार आप अच्छे से बता सकते हो। अब तुमसे कहा जाएगा प्रमुख पेय पदार्थ क्या था आर्यों का? अगर यहां पे बात कर लें प्रमुख पेय पदार्थ, तो आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं सोम रस। क्या बोलते हैं? सोम रस। ठीक, और इस सोम रस का ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख किया गया है। कहां पे उल्लेख किया गया? ऋग्वेद में 9वें मंडल में उल्लेख किया गया है। क्लियर है? अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना। 37 हो गया था, यह है 38 नंबर आपका, यह है 39 नंबर आपका, यह आपका 40 नंबर। अब बच्चे बात आती है 41 नंबर। ठीक, 41 नंबर में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। क्या है कि वैदिक कालीन प्रमुख शब्द जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, वैदिक कालीन प्रमुख शब्द है तो बहुत सारे, लेकिन मैं आपको प्रमुख बताऊंगा जो आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे प्रमुख शब्द है, सबको पता है, अगन्या। अगन्या, अगन्या बच्चे किसको कहा गया? तो याद कर लेना, अगन्या जो बोला गया ना, वो किसको बोला गया? गाय को। गाय को बोला गया अगन्या। और आपको पता होना चाहिए गाय को जब अगन्या कहा गया, अगन्या का मतलब है, ठीक है, अगन्या का बोला गया है ना मारे जाने वाला पशु। और अगर किसी ने भी गाय की हत्या कर दी तो उसका देश निवाला कर दिया जाता था, उसको देश से बाहर कर दिया जाता था। क्लियर हो गई बात? तो अगन्या शब्द आप इस प्रकार अच्छे से याद कर सकते हो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आप टेंशन हो गए, बस पढ़ते चलो भैया। ठीक है, जाओ। फिर बच्चे जिसका वध ना हो तो उसको कहते हैं अगन्या। दूसरे नंबर पे दुहिता, वहां पे एक शब्द यूज किया जाता था दुहिता, और दुहिता का मतलब आप सब जानते हो किसको बोलते हैं? पुत्री। पुत्री को बच्चे बोलते हैं क्या? दुहिता। तीसरे नंबर पे एक शब्द वहां पे यूज किया जाता था गोधुली। गोधुली, और गोधिल का मतलब होता था समय। समय को वैदिक काल में गोधुली का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? गोधिल का। और बच्चे वहीं पे याद कर लेना, गोपता किसे कहते थे? गोपता कहते थे राजा को। राजा को बोलते थे गोपता। और 5 नंबर पे याद कर लेना बच्चे, युद्ध। युद्ध को क्या बोलते थे? गविष्टि। क्या बोलते थे? गविष्टि। गविष्ट किसको कहते थे? युद्ध को। ठीक है, और बहुत अच्छे से याद कर लेना, जो गविष्ठ होती थी उस कबीले का नेतृत्व कौन करता था? उस कबीले का नेतृत्व राजा करता था। याद कर लेना, ठीक है, राजा करता था उस कबीले का नेतृत्व। हाँ, तो उम्मीद करते ये प्रमुख शब्द आप अपने दिमाग में बिठाओगे, समझोगे। ठीक है, अब बच्चे यहां पर एक और टॉपिक बनेगा आपका, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियां। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियां। तो ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियों की जब मैं बात करूं तो उसमें मतलब आज उन नदियों को क्या कहते हैं, उस समय हम लोग क्या बोलते थे उनको, यही बात कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे बहुत अच्छे से आप यहां पे आप लगा सकते हो कि पूर्व नाम, और यहां पे लगा सकते हो आधुनिक नाम। आधुनिक नाम। नदी आती है कुभा। क्या नाम है? कुभा। कुभा। बच्चे कुभा को वर्तमान में हम लोग एक नदी नाम बोलते हैं काबुल। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, लेकिन काबुल एक नदी भी है जिसको हम लोग पहले क्या बोलते थे? कुभा बोलते थे। क्लियर है? अब बच्चे यहीं पे याद कर लेना, वितस्तता।
वितस्तता किसको बोलते हैं? तो याद कर सकते हो, झेलम। ठीक बच्चे, अस्किनी, अस्किनी किसको बोलते हैं? चिनाब को। किसको? चिनाब को। फिर बच्चे यहीं पे परुश्रणी, परुश्रणी, परुश्रणी किसको बोलते हैं? रावी को, रावी को। सतद्री, सतद्री किसको बोलते हैं? सतलज को, सतलज को। मतलब एक एक प्रश्न बिल्कुल छपा के रख लो। ठीक, फिर बच्चे दृष्टावती आ जाओ। दृष्टावती बोलते थे किसको? घग्गर को। सदा नीरा, गंडक को। सदा नीरा वर्तमान में किसको बोलते हैं? गंडक को। फिर विपासा, विपासा किसको कहते हैं वर्तमान में? ब्यास। मतलब जो ये आज की नदियों के नाम है, ये प्राचीन काल की नदियों के नाम है। आप आराम से बड़े अच्छे से पढ़ सकते हो, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। मजा आ रहा है? हाँ। अब बच्चे एक नदी तुमने सुनी होगी कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे स्थित है, पढ़ा ही होगा ना। तो बच्चे गोमती नदी को गोमती नदी नहीं कहते हैं। गोमती नदी तो पहले बोला जाता था, गोमती पहले बोला जाता था, और जबकि वर्तमान में इसका नाम है गोमल। वर्तमान में इसका नाम है गोमल। और बच्चे सबसे खास बात, जो घग्गर नदी है, घग्गर, घग्गर को पहले सरस्वती भी बोलते थे, पहले सरस्वती भी बोलते थे। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर पोल का आंसर बताओ। तो पोल का आंसर भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ, तो आप बता सकते हो, सामवेद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जबरदस्त, शाबाश। मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा, क्या बात है बच्चे, पूरा मजा आएगा। तो आप आराम से बता सकते हो। इधर हो गया ऋग वैदिक कालीन प्रमुख नदियां, इधर हो गया वैदिक कालीन प्रमुख शब्द। ठीक है, अब दो सवाल मैं तुमको और बताऊंगा यहां पे। विवाह, विवाह से सवाल आते हैं दो, बहुत अच्छे से। विवाह सवाल क्या आते हैं? दो सवाल बहुत बढ़िया पूछे जाते हैं, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। ठीक है, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। बच्चे अनुलोम विवाह बहुत अच्छे से याद कर लेना, जब पुरुष उच्च वर्ण का हो, मतलब जो मेल है पुरुष वो उच्च वर्ण, उच्च वर्ण का मतलब ऊंची जाति का, और महिला फीमेल निम्न वर्ण की हो, तो उस विवाह को क्या कहते हैं हम लोग? उस विवाह को अनुलोम कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा कर दो, जब पुरुष निम्न वर्ण का हो, मतलब नीची जाति का हो, और महिला ऊंची जाति की हो, और महिला उच्च वर्ण मतलब ऊंची जाति की हो, तो उसको हम लोग बच्चे प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम कहते हैं, याद कर लेना। ठीक है, फिर बच्चे यहीं पर आप एक प्रश्न और याद कर लेना, जीवन भर जो भी महिलाएं अविवाहित रहती थी, जीवन भर महिलाएं अविवाहित जो रहती थी उनको क्या कहते थे यहां पर? तो जीवन भर जो महिला अविवाहित रहती थी उनको बच्चे हम लोग अमाजू के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? अमाजू के नाम से जानते थे, जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। क्लियर है? अनुलोम प्रतिलोम समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं। फिर बच्चे जैसे मान लो हमें ये कपड़ा पहने हैं, कपड़ा, ठीक है, अंदर मान लो बनियान पहने होंगे, सैंडो बनियान जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पेपर में एक प्रश्न आता है कि वैदिक काल में अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहते थे? अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहते थे? तो याद कर लेना, नीव, नीवी। ठीक, अंदर पहनने वाले कपड़े को बच्चे नीव बोलते थे, नीव। तो इस प्रकार आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक शब्द तुमने सुना होगा वेद त्रयी। वेद त्रयी किसे कहते हैं? तो वेद त्रयी मैं बताना चाहता हूं बच्चे, 4 वेद आपने पढ़े थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो लास्ट वाला अथर्ववेद हटा दो, बाकी शुरू के 3 जो वेद होते हैं उन्हीं को वेद त्रयी कहते हैं। जैसे वेद त्रयी, सबसे पहले ऋग्वेद आ गया, कामा यजुर्वेद आ गया, यजुर्वेद के बाद बच्चे यहीं पर
सामवेद आ गया। इन तीनों वेदों के कलेक्शन को हम लोग वेद त्रय कहते हैं। चलो, इतनी बात बच्चे समझ में आ गई। वेद त्रय किसे कहते हैं? तो वेद त्रय बोलते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों, जो लास्ट वाला वेद है अथर्ववेद, उसको छोड़ के जो तीन वेद होते हैं उनको बच्चे कहते हैं क्या? वेद त्रय। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया बच्चे? हां, मजा आ गया है भाई, मजा तो आना ही है। चलो, तो इस प्रकार आपको ये पूरा का पूरा यहां पर। अब एक चीज जान लो, आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी उसको लोहा श्याम अयस बोलते थे। आर्यों द्वारा जो आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी उसको लोहा कहते थे, और लोहा को बच्चे श्याम अयस के नाम से जानते। ठीक, खोजी गई जो धातु थी उसका नाम था लोहा, और लोहा को श्याम अयस कहते थे। क्लियर है बच्चे? यहीं पर याद कर लो, तांबा, तांबा को लोहित अयस कहते थे, लोहित अयस कहते थे। क्लियर है? इस प्रकार आपका पूरा का पूरा वैदिक काल यहां से क्या होता है? समाप्त होता है। अब वैदिक काल के बाद तो जो एक प्रकार से जो नए अगले यूनिट होगी वो हमारी होगी महाजनपदों का उदय, महाजनपदों का उदय। और बच्चे इसके बाद 42 हो गया। अब यहां से 43 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 43 नंबर। तो यहां 43 नंबर पे जो होगा महाजनपदों का उदय, महाजनपदों का उदय। और कोई भी बच्चा जाएगा नहीं, सब लोग बराबर पढ़ते रहेंगे। हम केवल 2 मिनट गए और 2 से 3 मिनट बाद वापस आ रहे हैं। ठीक, तब तक अंबु सर से आप बातें करिए और जितना आपने पढ़ा देखिए। मैं बस 5 मिनट के अंदर आ रहा हूं, थोड़ा सा जलपान ग्रहण करो। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज नया साल का दूसरा दिन है और आपने एक कसम खानी है कि इस साल नौकरी आपको लेनी है। ठीक है, और आपकी कसम के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको बता दूं फिनिक्स एकेडमी नए साल पर क्या कर रहा है। तो सभी बच्चों को पता है जो पढ़ रहे हैं, फिनिक्स एकेडमी ने लॉन्च किया है 50% डिस्काउंट हर बैच पर। फिनिक्स एकेडमी के जो भी प्रॉपर बैच चल रहे हैं, मैं अगर बात करूं थोड़ी सी, ठीक है, फिनिक्स एकेडमी पर जो बैचेस चल रहे हैं उनको मैं बता दूं। बस राघव सर 5 मिनट का ये जो ब्रेक है उसमें आप ये चीजें समझ लेंगे। ठीक है, हाँ, एक तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि आपको कहां पर आना है। हाँ, 50% ऑफ चल रहा है 4 तारीख तक। ठीक है, 4 तारीख तक। ठीक है, 4 जनवरी तक ऑफर है। ठीक है, आप किसी भी बैच में आ सकते हैं। जैसे राघव सर का जो त्रिशूल बैच चल रहा है, त्रिशूल बैच में आ सकते हैं। भाग्य विधाता बैच चल रहा है एसएससी जीडी का, भाग्य विधाता बैच में आ सकते हैं। मैथ्स के बैच चल रहे हैं, मैथ्स के जैसे अगर हम बात करें त्रिरत्न बैच चल रहा है एक, त्रिरत्न बैच में 3 किताबें चल रही हैं। ठीक है, उसमें आप आ सकते हो। त्रिरत्न बैच में आप कोई भी किताब हल कर सकते हो। 18 महीने की वैलिडिटी है। 18 महीने की वैलिडिटी मतलब आप कह सकते हो 1.5 साल आप पढ़ोगे हमारे साथ। ठीक है, तो ये बैच चल रहा है मात्र 1500 में नहीं, ये 750 रुपए में मिल जाएगा। सभी आधे में मिल रहे हैं। आपको हैप्पी न्यू ईयर कोड लगाना है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, हैप्पी न्यू ईयर कोड लगाना है। ठीक है, तो आपको हैप्पी न्यू ईयर कोड लगाना है। ये कोड आप इसको जरूर नोट कर लें,
जैसे ही अप्लाई कूपन आपको कोड मांगेगा तो आपको हैप्पी न्यू ईयर लगाना है, तुरंत जो भी कोर्स होंगे वो आपको 50% ऑफ पर मिल जाएंगे। तो 18 महीने का कोर्स है ये 1500 का। इसी प्रकार कई कोर्स आपको मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं कि अगर आप मैथ्स का महासुदर्शन बैच लेते हैं तो इसमें टाइप वाइज पूरी मैथ पड़ी हुई है, तो टाइप वाइज आप मैथ्स भी इसमें पूरी कवर कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ अगर जीएस का बैच मैं दिखाऊं आपको, ठीक है, जीएस का बैच दिखाऊं तो जीएस का बैच भी आप ले सकते हो। यहां पर त्रिशूल बैच, ठीक है, त्रिशूल, हां ये भाग्य विधाता बैच है, एसएससी जीडी के लिए बैच था, लेकिन एसएससी जीडी का तो आप कहेंगे एग्जाम आ गया है। ये भी बैच 500 का नहीं था, ये तो 250 का पड़ जाता आपको। ठीक है, यहीं पर अगर, हाँ गंगा जल बैच बिहार पुलिस के लिए है बेटा, कहां पर, हाँ ये देखिए जीएस के जो बैच चल रहे हैं, ये देखिए एक फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन बैच है अगर आप किसी भी चीज की इंडिविजुअल तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये फाउंडेशन बैच है। इसमें आपको मैथ्स पूरी इंडिविजुअल पढ़ाई जाएगी, पूरा रीजनिंग कवर कराया जाएगा, पूरा जीएस, पूरा हिंदी। ये 24 महीने की वैलिडिटी के साथ है, 2999 का बैच है, ये 1500 में बच्चों आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 साल की आप तैयारी इस बैच के साथ जुड़कर कर सकते हो। बढ़िया बैच है। इस बैच के साथ इसमें सभी टीचर्स पढ़ाएंगे, जीएस राघव सर के द्वारा, मैथ्स हमारे द्वारा, रीजनिंग सुधांशु सर के द्वारा, हिंदी सचान सर और हमारे माध्यम के द्वारा, साइंस आपको सचान सर के द्वारा मिलेगी। लगभग 1000 वीडियो हैं, 1000 के ऊपर वीडियो रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, लाइव क्लास भी आपको इसमें मिलती है। हाँ, अगर त्रिशूल बैच की बात करें, जैसा कि आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, त्रिशूल बैच ये रहा, ये पुराना त्रिशूल बैच है। हाँ, ये त्रिशूल 2.0 ये बैच है। आप त्रिशूल 2.0 अगर लेते हैं तो मैं आपको इसकी खासियत बता दूं, पूरे 18 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स है। 18 महीने तक आप इसमें पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है पूरे 18 महीने तक। इसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, कला, सब कुछ, करंट अफेयर्स, पूरा हर एक चीज को आप कंप्लीट कर सकते हो। 18 महीने तक आप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें भी लगभग 500 से ऊपर वीडियोस पड़े हुए हैं, जिसमें लूसेंट जो सामान्य ज्ञान आपको दिख रही है, तो एक माध्यम है, ये एक माध्यम है कि इस माध्यम से हमको पूरी जीएस तैयार करनी है। आपको और डीप पढ़ाया गया है राघव सर के द्वारा। तो ये बैच मात्र 1999 का जो आपको दिख रहा है, हैप्पी न्यू ईयर कोड लगाने से ये आपको 1000 रुपए में पड़ जाएगा बेटा। बड़ा सस्ता बैच है, बड़ा सस्ता। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हम इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का हिस्ट्री कंप्लीट होता है, अर्थशास्त्र कंप्लीट होता है, अन्य सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो जैसे ये अर्थशास्त्र का बैच है, ये अर्थशास्त्र का बैच है, 500 का दिख रहा है, 250 का मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी है बेटा, 1 साल की वैलिडिटी है। आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर सब कुछ पढ़ाया गया, कक्षा 10, 11, 12 की किताबों के अनुसार, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था आपकी नहीं कंप्लीट है तो अर्थव्यवस्था का ले लीजिए। जैसे आप इंडिविजुअल, सारी चीजें आपके लिए की गई है बेटा, सारी चीजें आप लोगों के लिए की गई है यहां पर। जैसे आपको लग रहा है कि आपका संविधान नहीं कंप्लीट है तो संविधान वाला बैच ले लीजिए, ये आपको पोस्टर मिल जाएगा, संविधान वाला बैच आप ले सकते हैं। तो संविधान भी 500 का है, वो भी ले सकते हैं। ऐसे ही हिस्ट्री, आप जैसी फिनिक्स एकेडमी, कहां पर मिलेंगे सारी चीजें मैं आपको बता दूं। ये जो ऐप का नाम है ना, वो ऐप का नाम सबको पता है, और नहीं पता है तो बेटा ये ऐप का नाम है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। कौन सा बैच का नाम क्या है मैं यहां पर बता दे रहा हूं। हाँ, एप्लीकेशन आपको मैं बता दूं, ये एप्लीकेशन ये है। इस एप्लीकेशन को भाई, ठीक है, डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, इस एप्लीकेशन से, और ये नंबर रहेगा, ठीक है। ये ऐप का नाम है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ठीक है। तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, अभी बस राघव सर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं आपके हित में है, और आप अपने हित में एक कदम आगे बढ़ाएं, ठीक है। वो कदम आपकी नौकरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए, राघव सर आ चुके हैं, शुरू करते हैं क्लास को। थैंक यू राघव सर।
चलो बच्चों वापस, बहुत बहुत धन्यवाद अम्बु सर। चलो बच्चे, हमने आपको महाजनपद का उदय हेडिंग लगा गए थे, ठीक है, और मुश्किल से 5 मिनट ही लगे होंगे केवल। हम आपको बोल गए थे कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। चलो बहुत बढ़िया। तो बराक से जितने लोग चले गए उनको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस पढ़ना है अच्छे से। तो आगे हम लोग देखते हैं। हाँ बिल्कुल, क्लास पूरी 12 घंटे ही चलेगी, कुछ भी इफ बट नहीं होना है आज। आप बिल्कुल भी कसम खा के बैठ जाओ। चलो, महाजनपद का उदय। अब क्या होता है बच्चे, यहां से एक प्रकार से महाजनपद उदय, महाजनपद कैसे बनना है। तो आपने एक चीज देखी थी यहां पे, क्या देखी थी कि कुल ग्राम बेस जन, इसी से राष्ट्र महाजनपद, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि महाजनपद की संख्या टोटल कितनी मिलेगी, 16 महाजनपद मिलेंगे आपको। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहां से मिलती है, कि हां 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपदों की जो जानकारी हमें मिलती है ना बच्चे, वो 2 जगह के स्रोत बहुत बढ़िया हैं। एक स्रोत आपको पता होना चाहिए, हमने आपको पहले ही बताया था, बौद्ध ग्रंथ, और उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, अगुंतुर निकाय। अगुंतुर निकाय, अगंतुर निकाय बच्चे, उस बौद्ध ग्रंथ से हमें पता चलता है 16 महाजनपदों की जानकारी के बारे में। और बच्चे यहां पे 16 महाजनपद की जानकारी हमें किस जैन ग्रंथ से पता चलती है, तो याद कर लेना, भगवती सूत्र। उस जैन ग्रंथ का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं भगवती सूत्र। तो 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से, तो अगंतुर निकाय, कि जैन ग्रंथ से, तो भगवती सूत्र। 2 चीजें आपको अच्छे से याद कर लेना। अब आपको याद होगा, हमने याद भी करवाया था कि जो गार्डन चाइल्ड इतिहासकार थे, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति कहा था, यहीं पे लिख लेना, इतिहासकार का क्या नाम है, गार्डन चाइल्ड। इतिहासकार गार्डन चाइल्ड ने इस महाजनपदों के उदय को पता क्या कहा, द्वितीय नगरी क्रांति। प्रथम नगरी क्रांति बोल दिया था किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को, और द्वितीय नगरी क्रांति बाद में बोला किसको, 16 महाजनपदों के उदय को। याद कर लेना। और इस द्वितीय नगरी क्रांति बोलने का रीजन यह था कि यहां पर जो आधार में ढूंढा वो क्या, लोहा यहां पर मिल चुका था इन महाजनपद में। लोहे के आधार पर बच्चे इसको द्वितीय नगरी क्रांति की संज्ञा इन्होंने दे दी। क्लियर है, हाँ, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। और प्रथम नगरी क्रांति आप सब जानते ही हो, जैसे कबीला बना, कबीला से जन बना, जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बच्चे 16 महाजनपद हम जरा जानते हैं कि भारत में कहां पर कौन सा आया, ठीक है, कौन सा रहा। तो सबसे पहले तो मैं 2 जनपद आपको ऐसे बता दूं जो भारत के बाहर रहे, कौन कौन से। तो आपको यहां पे याद क्या करना है, आपको यहां याद यह करना है कि एक तरफ होगा महाजनपद और एक तरफ होगा उनकी कैपिटल और एक होगा विशेषताएं। तो महाजनपद ऐसे 16 महाजनपद हमें कवर करने। तो पहला महाजनपद एक मैं आपको बता दे रहा हूं जिसका नाम है गंधार। और गंधार की जो राजधानी बच्चे थी उसका नाम था तक्षशिला। क्या नाम था, तक्षशिला। और यहीं पर गंधार के अलावा जो दूसरा बच्चे महाजनपद उसको हम लोग कहते हैं कंबोज। क्या बोलते हैं, कंबोज। जो दूसरा महाजनपद हुआ कंबोज, और कंबोज की राजधानी बच्चे क्या थी, हाटक। याद कर लेना। तो 2 ऐसे महाजनपद थे जो भारत के बाहर थे, एक गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, कंबोज जिसकी राजधानी हाटक। और हाटक को हम लोग, इसकी राजधानी राजपुर भी है। और यहां पर लिख लेना ये 2 महाजनपद जो हैं, दो भारत के बाहर। तो 16 में कितने ऐसे हैं जो वर्तमान में भारत के बाहर हैं, तो आप बता, वर्तमान की बात बता रहा हूं मैं, वर्तमान की, ठीक है। भारत के बाहर केवल 2 ही हैं वर्तमान में, एक का नाम है कंबोज, एक का नाम है गंधार।
कंधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। दो ऐसे हैं जो भारत के बाहर है, मतलब पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित, लेकिन जब खोजे गए थे तो पूरा का पूरा एक प्रकार से कह सकते हो कि 16 महाजनपदों के उदय में तब पाकिस्तान भारत में ही पड़ता था, इसीलिए। तो इस प्रकार आपको पता, एक पेपर में प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था? पूछा यह गया था कौन सा ऐसा महाजनपद है जो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो कंबोज में लिख लेना, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। तो आप बता सकते हो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध कौन सा महाजनपद है? तो बच्चे उसका नाम है कंबोज। ठीक, जो अच्छे अच्छे घोड़ों के लिए फेमस था कंबोज। कोई दिक्कत? तो भारत के बाहर दो ही ऐसे महाजनपद थे बस। ठीक, तो उम्मीद करते 43 नंबर चैप्टर भी आपको समझ में आ गया। 44 नंबर पेज पे जब हम लोग पहुंचते, तो जब 44 नंबर पहुंचते तो 16 में 2 हमने अच्छे से पढ़ लिया, किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बच्चे यहां पे जो 3 नंबर देखते हैं तो यहां पर एक मिलेगा अंग, और अंग की ये महाजनपद है, ये महाजनपद है। ठीक है, और हमने क्या कहा, आपको महाजनपदों की राजधानी जरूर याद करनी। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा। विशेषता क्या बच्चे? विशेषता ये है कि ये जो स्थित है ना अंग, ये कहां पे स्थित है? भागलपुर जिला बिहार में। आप बता सकते हो ये कहां पे स्थित है? भागलपुर जिला बिहार। तो भागलपुर जिला बिहार में स्थित है क्या? अंग, जिसकी राजधानी चंपा है। क्लियर है? इसमें और कुछ आपको नहीं याद करना। फिर बच्चे यहां पर जो आपको अगला याद करना, मगध। मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह। मगध, मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। और सबसे खास बात बता दें, चंपा तो बिहार में है ही है, ये भी बिहार में गिरिव्रज राजगृह। इसमें सबसे बढ़िया सवाल आता है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है, मतलब मोस्ट पावरफुल महाजनपद कौन सा है? तो आप बता सकते हो उसका नाम है मगध। क्या नाम है? मगध, याद कर लेना। फिर बच्चे वज्र। ठीक, अगला है वज्र। वज्र, वज्र की कैपिटल याद कर लेना, वैशाली ऑब्लिक विदेह कामा मिथिला। और सबसे खास बात, ये वाला महाजनपद भी बच्चे बिहार में ही स्थित है। और इसका सवाल आता है प्रथम गणतंत्र महाजनपद कौन सा था? गणतंत्र मतलब यहां पे लोगों के द्वारा शासन होता था। बाकी महाजनपद में कोई ना कोई राजा शासन कर रहा था, लेकिन एक ऐसा जनपद था जहां पे गण मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन, जहां पे लोगों के द्वारा शासन चल रहा था। उसका नाम क्या था? तो आप बता सकते हो जिसका नाम था वज्र। ठीक है, जिसकी राजधानी वैशाली मिधे या मिथिला थी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चे जो आगे हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ, वो किसकी बात करते हैं? तो याद कर लेना मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सबसे खास बात कहां पर स्थित है? राजस्थान। मत्स्य की राजधानी विराटनगर कहां स्थित है? राजस्थान। क्लियर है? अब बात समझना, जो 13 वर्ष पांडवों को वनवास मिला था वो जाकर कहां रुके थे? यहीं पर रुके थे। 13 वर्ष पांडवों को वनवास जब मिला था वो जाकर कहां रुके थे? यहीं पर जाके रुक गए थे। क्लियर हो गई बात? ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बच्चे हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। तो जब आगे की तरफ हम लोग बात करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से इसमें याद कर लेना। बिल्कुल भाई, परेशान का करा तो रहा हूं जबरदस्ती। चलो अवंती, 7 नंबर पे अवंती। तो अवंती की राजधानी याद कर लेना, उज्जैन आब्लिक महिष्मती। और यह कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश। और सबसे खास बात बच्चे याद कर लेना, 2 हमने क्यों लिखी? क्योंकि जो उज्जैन थी ना,
ये भाई साहब उत्तरी राजधानी थी अवंती की, और ये जो थी महिष्मती, ये दक्षिणी राजधानी थी। अच्छे से आप इसको बता सकते हो। क्लियर है। और सबसे खास बात, ये मालव, एक प्रकार से जितना भी मालवा वाला क्षेत्र है एमपी, वो यहीं पे पड़ता था। मालवा का पठार उठार सुने ही होगे, मालवा वाला क्षेत्र है ना, वहीं पर ये पड़ता था अवंती। तो इस प्रकार 7 हो गए। 7 के बाद बच्चे जो 8वां है उसका नाम है अस्मक। अस्मक की कैपिटल आप याद कर लेना, पोटली या पोतन। अस्मक की राजधानी याद कर लेना, पोटली या पोतन। और सबसे खास बात अब मैं आपको बता दूं, दक्षिण भारत, ये बच्चे जो था ना, ये कहीं कहीं आंध्र प्रदेश बुक मिलता है, कहीं कहीं महाराष्ट्र मिलता है, अलग अलग बुकों में अपने अपने हिसाब से है। इसमें आप याद कर लेना, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, मतलब पूरे भारत में एकमात्र महाजनपद ऐसा था जो साउथ इंडिया का था, जिसका नाम है अस्मक। तो इस प्रकार आपने 8 कंप्लीट कर लिए। 8 जो आपने पढ़े, अगर मैं थोड़ा सा डाटा निकाल के आपको दिखाऊं तो आप बता सकते हो कहां कहां का। तो अगर मैं बात करूं तो आप 8 में बहुत अच्छे से डाटा बता सकते हो। बिहार, बिहार के कितने आपने पढ़े? 3, 1 2 3। एक पढ़ा आपने राजस्थान, आरजे लिख लो। एक आपने पढ़ा एमपी। एक आपने पढ़ा दक्षिण भारत का, मतलब साउथ इंडिया, एसआई लिख लो, दक्षिण भारत 1। तो 3 3 6। लेकिन 2 आपने पढ़े कहां के? भारत के बाहर के, मतलब पाकिस्तान के। तो टोटल 8 हो गए। अब बारी आ रही किसकी? 2। टोटल 8, मतलब 16 में 8 हट गए। अब बारी आ रही 8 और की। तो जो 8 और की आ रही है, तो उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसकी जब हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो वो जो 8 के 8 है ना, वो कहां पे है? यूपी में स्थित है 8 के 8। ठीक है। हाँ, 9 नंबर में यहां पे क्या लगाओगे? महाजनपद है काशी। काशी की राजधानी आप सब लोग जानते हो कि वाराणसी। ये महाजनपद है, ये राजधानी है, भूलना नहीं। पेपर में प्रश्न आता है, कौन से ऐसे महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है? तो याद कर लेना, कौन सा ऐसा महाजनपद है जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसका उल्लेख हमें बच्चे अथर्ववेद में मिलता है? तो याद कर लेना काशी। क्लियर है, याद कर लेना। फिर बच्चे 10 नंबर वत्स। ये सारे के सारे यूपी के हैं, 8। वत्स, वत्स की राजधानी याद कर लेना कौशांबी, जो इलाहाबाद जिले के पास पड़ता, कौशांबी। क्लियर है। बाकी इसमें और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक। फिर बच्चे कौशल, कौशल सबको पता है, कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। ये सारे के सारे यूपी के बच्चे। और आप सब जानते हो श्रावस्ती वही स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे कहां पे? श्रावस्ती। ठीक है। हाँ, और श्रावस्ती को ही हम लोग बच्चे कहीं कहीं साकेत नाम से भी पढ़ते हैं। यूपी, यूपी में चाहे श्रावस्ती पढ़ो चाहे साकेत पढ़ो, बात दोनों की क्या है? बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। फिर बच्चे मल्ल, अगला महाजनपद है मल्ल। मल्ल की राजधानी है कुशीनगर। कुशीनगर, कहीं कहीं कुशीनारा भी मिलता है। और यहां की स्पेशल चीज यह है कि यहीं पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसलिए प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण बच्चे कहां पे हुआ था? कुशीनगर में, मतलब वहां पे डेथ हुई थी। इसीलिए उनके द्वारा अंतिम संस्कार जो उनका किया गया था वो मल्लों द्वारा किया गया था। मल्लों द्वारा इनका महापरिनिर्वाण किया गया था कुशीनगर में। याद कर लेना, 1% घबराना नहीं। ठीक है, सब बात। चलो अगला है बच्चे पंचाल। पंचाल, पंचाल की कैपिटल याद कर लेना
अहिछत्र एवं कामपिल्य, अहिछत्र एवं कामपिल्य। एक सवाल बहुत प्यारा आता है, ये यूपी में तो पढ़ता है। कामपिल्य को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो याद कर लेना, कामपिल्य को वर्तमान में बच्चे फर्रुखाबाद बोलते हैं। जितने भी फर्रुखाबादी होंगे उनको पता होगा कि बच्चे उनका शहर का पुराना नाम कामपिल्य था। क्लियर है बच्चे? बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब बहुत ध्यान से आपको याद करना है, जो द्रौपदी थी वो पंचाल राजकुमारी थी। तो याद कर लेना, द्रौपदी किस राज्य की कन्या थी? द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी, इसी राज्य की कन्या थी। कहां की? पंचाल राजकुमारी, जिसकी राजधानी अहिछत्र एवं कामपिल्य। याद कर लेना। उसके बाद बच्चे याद कर लेना चेद, चेद, और चेद की राजधानी बच्चे शक्तिमती, शक्तिमती। और सबसे खास बात, चेद का जो राजा था शिशुनाग, चेद का राजा कौन था? शिशुनाग। पेपर में बहुत प्यारा सा प्रश्न आता है, कौन से महाजनपद का राजा था जिसका वध सुदर्शन चक्र द्वारा हो गया था? तो याद कर लेना, ये जो राजा शिशुनाग था इसी का वध सुदर्शन चक्र द्वारा हुआ था। इसी का वध बच्चे सुदर्शन चक्र द्वारा हुआ था। याद कर लेना। ठीक है, अगला बच्चे बहुत, हाँ 14 हो गई। फिर बच्चे इसी के बाद याद कर लेना सूरसेन, सूरसेन 15 नंबर, सूरसेन। और सूरसेन की राजधानी है मथुरा, सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। और इसका उल्लेख बच्चे इंडिका वे में मिलता है, इसका उल्लेख जो है ना इंडिका वे में मिलता है। याद कर लेना। जो मैगस्थनीज की पुस्तक थी, इंडिका में उल्लेख मिलता है किसका? सूरसेन महाजनपद का। बच्चे 16 नंबर एवं अंतिम महाजनपद, उसका नाम है कुरु, और कुरु की राजधानी लिख लेना इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। और यहां पे लिख लेना, इसका उल्लेख अष्टाध्यायी एवं महाभारत में मिलता है, अष्टाध्यायी एवं महाभारत में उल्लेख। किसका उल्लेख बच्चे? अष्टाध्यायी महाभारत में किस महाजनपद तक? कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और ये सारे के सारे जो हमने बताए पूरे पूरे यूपी के हैं 8 हो। तो बच्चे 8 ये हो गए। यूपी में 8 महाजनपद में वर्तमान में, बिहार में 3 पड़ते, राजस्थान में 1, एमपी का 1, दक्षिण भारत का, भारत के बाहर 2, पाकिस्तान के। इस प्रकार बच्चे महाजनपदों का उदय भी समाप्त हुआ हमारा, महाजनपदों का उदय भी हमारा समाप्त हुआ। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि महाजनपद भाई साहब ये भी समाप्त हुआ। कौन सा? ये वाला कॉन्सेप्ट। अब बहुत ध्यान से 45 नंबर हो गया यहां पे। चलो अब हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं बहुत अच्छे से। चलो 45 के बाद बच्चे यहां पे 46, लेकिन अब यहां पर एक जीएस का बूस्टर डोज लेंगे हम लोग। अब यहां पे जीएस का बूस्टर डोज लेंगे, और बूस्टर डोज आपको मिलने जा रहा है तीसरा। बूस्टर डोज यहां पे मिलने जा रहा है आपको तीसरा। तैयार हो आप सब? पहले तो मजा आ रही कि नहीं आ रही फटाक से वीडियो को एक बार लाइक कर दो सब लोग। अच्छा लिख भी रहे हो, जबरदस्त, सब समझ में आएगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो। सबसे खास बात बच्चे, आप सबको पता होना चाहिए जीएस का बूस्टर डोज, और यहां पे लिख लेना महापुरुषों के बचपन के नाम, महापुरुषों के बचपन के नाम, बचपन के नाम, महापुरुषों के बचपन के नाम। ठीक है? हां, ये भाई साहब अगला बूस्टर डोज है हमारा। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, शाबाश। और आपको मैं बता दूं बहुत जबरदस्त तरीके से कि बच्चे हमारा ये जो सेशन है ना, 5 चरण हमारे पूरे होने वाले। 5 चरण हमारे क्या होने वाले?
पूरे होने वाले, मतलब 5 घंटे हमारे पूरे कंप्लीट। अब भाई साहब छठे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां से जब छठा चरण हम पूरा कर लेंगे मतलब आधा मामला फिट हो गया। हां, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, सब बास। लाइक शेयर कर रहे बच्चे, करते रहो यार। चलो अब बच्चे यहीं पे मैं बात बता दूं, बूस्टर डोज लो फटाक से। स्वामी तीर्थराम, स्वामी तीर्थराम के बचपन का नाम बहुत सरल है, केवल आपको क्या करना है, राम उठा, एक प्रकार से यहां पे राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ, एक स्वामी राम तीर्थ थे, इनके बचपन का नाम पूछा गया तो लोगों ने दूसरा नाम बता दिया, और जबकि इसमें करना कुछ नहीं था, तीर्थ पहले कर देना था और राम बाद में लगा देना था, बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना था। दूसरा बच्चे यहां पे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त। फिर रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, तो रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर, गदाधर। फिर दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर, मूल शंकर। फिर रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मी बाई, इनका नाम क्या था, छबीली मनु, छबीली मनु। फिर बच्चे यहीं पर बात करें, तानसेन का नाम रामतनु पांडे, बीरबल का नाम महेश दास, महेश दास, ठीक है। फिर बच्चे तुलसीराम, तुलसीदास, तुलसीदास का नाम बोलाराम, बोलाराम, ठीक। फिर बच्चे सिस्टर निवेदिता का, सिस्टर निवेदिता का बचपन का नाम मार्गरेट नोबेल, मार्गरेट नोबेल। फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, तात्या टोपे, रामचंद्र, ठीक है, तात्या टोपे का याद कर लेना, रामचंद्र राव, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सबको पता है, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी पता है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, ठीक है। मतलब एक एक बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बताओगे भाई, हां, ठीक। चलो, आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के बचपन का नाम कुछ नहीं है, केवल शंकरा से शंकर निकाल लो, और यहां पर कुछ है ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब बच्चे चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होगे। अच्छा, तुम लोग कह रहे हो तुलसीदास, बच्चे तुलसीदास में जो है, यहां पर आप बोला राम की जगह राम बोला कर लो, राम बोला, ठीक। फिर बच्चे चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या था, निम्मई, क्या बोलते हैं, निम्मई, ठीक है। भगत सिंह, भगत सिंह के बचपन का नाम भाग्यवान। फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, वाल्मीकि, रत्नाकर, वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। लोकमान्य तिलक, केशव, लोकमान्य तिलक के बचपन का नाम
केशव, सारा सवाल आता भाई सब लपेट के बताओगे बिल्कुल उड़ा के, ठीक है। हां, बंदा बैरागी का लिख लेना लक्ष्मण देव, ऊपर लिखे दे रहा हूं यहां पे, बंदा बैरागी लक्ष्मण देव, बंदा बैरागी का नाम क्या है? लक्ष्मण देव। क्लियर हो गया, मामला आ गया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो फटाक से एक बार बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अच्छा नोट करना है, नोट कर लो बच्चे, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ठीक है। तब तक भाई साहब मैं पनीर खा लूं, तुम भी खाओगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में खाएंगे। तुम तो अपने घर में रखे होगे, हमको कहां खिलाओगे, है कि नहीं? लिख लो फटाक से, जल्दी लो, फिर आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, लिख लिया। अच्छा तुम्हारा हिस्सा इनको दे देना, सबका हिस्सा पहुंचा दूंगा, बस सिलेक्शन तो लो आप एक बार। हाँ समझ में आ गया, लिख लिया, बहुत बढ़िया। हर एक चीज पढ़ाएंगे, मजे बस सुनते चलो, समझते चलो, बिल्कुल टेंशन ना लो। जब हम टेंशन लेने कहें तब लेना, अभी मत लो। चलो अगला बच्चे यूनिट क्या है? 6 नंबर। सैतालीस पेज नंबर। अब यहां पे लगा लेना, अब चालू होता धार्मिक आंदोलन, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। आपकी यूनिट में 6 नंबर में है जैन धर्म, लेकिन मैं पहले पढ़ाऊंगा बौद्ध धर्म, तब पढ़ाऊंगा जैन धर्म। क्लियर है? हाँ दोनों साथ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे। हाँ बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चे, बौद्ध धर्म के एक प्रकार से संस्थापक या फाउंडर कह सकते हो। संस्थापक या फाउंडर क्या नाम है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। क्लियर है बच्चे? यहीं पे याद कर लेना, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। एशिया का प्रकाश पुंज या एशिया का ज्योति पुंज किसे जानते हैं? महात्मा बुद्ध को जानते हैं। अब बच्चे बहुत अच्छे समझ लेना कि महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के जब भाई साहब जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी। 563 बीसी। और कहां पे? अभी बीसी एडी भी मामला मैं क्लियर कर दे रहा हूं। 563 बीसी कपिलवस्तु के लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जन्म हुआ किसका? महात्मा बुद्ध का। आप अच्छे से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो नेपाल के जंगलों में जाके पढ़ते हैं। अब पहले तो मैं क्लियर कर दूं बीसी और एडी का मामला थोड़ा सा, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है।
यहां पे लगा देना प्रमुख संवत, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें। बच्चे बहुत ध्यान समझ लेना, ये जो 2021, 2022, 2023 आया है, तो इसके आगे हम लोगों का क्या लगा हुआ है, इसके आगे हम लोगों का लगा हुआ है ईस्वी, तो हमें कोई दिक्कत इतनी नहीं होती है, इतनी दिक्कत हमें नहीं होती है। तो लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे ये नोट डाउन कर लेना, जो 0 ईस्वी है, ये जो 0 ईस्वी है, ये तब से शुरू हुई है जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ है। जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो बच्चे कौन सी ईस्वी थी, तब ईस्वी 0 ईस्वी थी, और इसी ईस्वी के आगे चीजें इधर बढ़ती चली गई, ठीक। और इसी ईस्वी के पीछे जो चलता था इस साइड, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो पहले वाले समय को हम लोग बोलते हैं बीसी, बीसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, ठीक, ईसा पूर्व। इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर द जीसस क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह के पहले। इधर वाले में आ जाओ एडी, एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी। और सबसे खास बात, इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं ईस्वी। जो आज हम लोग जी रहे हैं ना, वो बच्चे ईस्वी में चल रहे हैं, वो हम लोग ईस्वी में चल रहे हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो अभी चल रहा है। पहले क्या चलता था, बीसी चलता था। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद से ये मान लिया गया, तो एक प्रकार से हाँ, इधर भाई साहब क्या चलने लगा, ईस्वी, इधर क्या चलने लगा, ईसा पूर्व, ठीक। अब ईसा मसीह के जन्म जब हुआ तो उस सन को क्या माना गया, 0 ईस्वी। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना बच्चे, ईसा मसीह का जन्म के पूर्व जो बीसी है, तो यहां पे कुछ प्रमुख बीसी हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कह दे यहां पर एक पूछा जाएगा 58 बीसी, 57 या 58 बीसी शब्द आएगा, ठीक। तो याद कर लेना 57 या 58 बीसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप यहां पे कह सकते हो इसको हम लोग मालव संवत, चाहे इसको मालव संवत बोलो, चाहे इसको आप विक्रम संवत बोलो, बात बराबर है। चाहे विक्रम संवत बोलो, चाहे मालव संवत बोलो, बात बराबर है। किसको बोलते हैं, 57 या 58 बीसी को। और मैं आपको बता दूं, जो प्रमुख बीसी हैं उनमें से आपको यही केवल एकमात्र ऐसा बीसी होगा जो महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, मालव संवत या विक्रम संवत। अब तुम कहोगे ये आखिरकार संवत क्यों चला था, तो मैं आपको यहां पर रीजन दिए दे रहा हूं। उज्जैन के स्थानीय राजा, मतलब एक उज्जैन के वहीं लोकल के राजा थे, मतलब यहां पे लिख लेना स्थानीय राजा, जिनका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने शकों को हराया, मतलब इतिहास के आधार पे इस प्रकार माना गया कि एक उज्जैन के स्थानीय राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। उन्होंने शकों को हराया था। एक शक विदेशी शक्ति थी जो भारत में आक्रमण किया था। तो जब शकों को हराया था किसने, भाई साहब आप कह सकते हो शकों को एक प्रकार से हराया था किसने, स्थानीय राजा विक्रमादित्य ने। तो विक्रमादित्य के नाम पे पड़ गया विक्रम संवत, मतलब मालव संवत। वो टाइम जब हराया होगा तो टाइम पीरियड क्या था, वो टाइम पीरियड 57 या 58 बीसी था। तो इसलिए विक्रम संवत किसको बोलते हैं, तो 57 या 58 बीसी को बोलते हैं हम लोग क्या, विक्रम संवत। तो बच्चे अब यहां पर बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, यहां पर मेरी बात समझने वाली ये है। तो ये बात आपको, ये रीजन पता चल गया, क्लियर है। अब अगर इसके पहले मैं आपको यहां पे लिख दूं 527 बीसी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, महावीर संवत। मतलब यहां पर अभी जैन धर्म के महावीर स्वामी का मैटर देखोगे तो 527 बीसी, मतलब ईसा पूर्व को हम लोग महावीर संवत के नाम से जानते हैं, क्लियर है। हाँ, अब यहीं पर बच्चे एक है 543 बीसी। 543 बीसी किस नाम से मशहूर है, ये मशहूर है बच्चे बुद्ध संवत के नाम से। किस नाम से, बुद्ध संवत के नाम से, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो जन्म आपने देखा वो 543 बीसी को ही हुआ है।
क्लियर, इसलिए इसको कहते हैं बुद्ध संवत। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा सा हम नजर डालते हैं, अभी तो हम ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले संवत की बात कर रहे थे, इनका आप डायरेक्ट टाइम पीरियड याद कर लो कि विक्रम संवत को क्या बोलते हैं, 57 या 58 बीसी कहते हैं। महावीर संवत को क्या कहते हैं, 527 बीसी कहते हैं। बुद्ध संवत को क्या बोलते हैं, 543 बीसवी कहते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं जरा थोड़ा सा आगे की तरफ, तो जब आगे की तरफ बात करोगे 0 ईस्वी के बाद, तो यहां पर आपको एक मिलेगा 78 ईस्वी। चाहे इसको 78 ईस्वी बोलो, चाहे इसको एडी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। तो बहुत ध्यान से ये लिख लेना, 78 ईस्वी, 78 ईस्वी को हम लोग बच्चे शक संवत के नाम से जानते हैं।